नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 2025 में सुप्रीम कोर्ट से निकले कुछ ऐसे फैसलों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने हमारे कानूनी और सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाला है। नमस्कार। हमारे पास लाइव लॉ की एक सूची है जिसमें साल के सबसे अहम फैसलों को चुना गया है, लेकिन हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि ये जरूरी नहीं कि ये साल के सबसे अच्छे फैसले हों, कुछ विवादास्पद भी हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हर फैसला चर्चा के लायक है क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो चलिए इन भारी भरकम कानूनी फैसलों की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि आम आदमी के लिए इनके असल मायने क्या हैं। और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए हमारी विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं उस पहले कदम से जहां कानून आपसे संपर्क करता है, एक पुलिस नोटिस। हाँ, सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई का मामला। सवाल था कि क्या पुलिस आपको व्हाट्सएप पर नोटिस भेज सकती है? अदालत ने साफ साफ नहीं कहा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज के डिजिटल युग में ये फैसला थोड़ा पुराना नहीं लगता? देखिए, सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन यहाँ अदालत की प्राथमिकता एफिशिएंसी से ज्यादा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा है। अच्छा। वो सीआरपीसी की धारा 41A की बात कर रही हैं, जो नए कानून बीएनएसएस में भी है। अदालत का कहना है कि जब राज्य किसी की आज़ादी पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो हर कदम प्रमाणित होना चाहिए। मतलब एक पक्का रिकॉर्ड। बिल्कुल। एक व्हाट्सएप मैसेज, उसे तो कोई भी डिलीट कर सकता है, कह सकता है कि देखा नहीं। उसका क्या कानूनी सबूत है? तो ये एफिशिएंसी पर फेयरनेस को तरजीह देना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। लेकिन मान लीजिए नोटिस के बाद किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब क्या? यहाँ विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य का मामला सामने आता है। हाँ, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत से जुड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का मौलिक अधिकार है। और कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी सिर्फ परिवार वालों को देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी सीधे उस व्यक्ति को उसकी भाषा में तुरंत और साफ साफ बतानी होगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने कहा कि अगर इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये अपने आप में जमानत का एक मजबूत आधार बन सकता है। अच्छा, मतलब अगर किसी पर यूएपीए जैसा सख्त कानून भी लगा हो तब भी? हाँ, तब भी। अदालत कह रही है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। कमाल है। तो गिरफ्तारी के नोटिस और प्रक्रिया पर अदालत बहुत सख्त है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले का कदम तो एफआईआर होता है। यहाँ भी ओम प्रकाश अंबेडकर मामले में अदालत ने एक बड़ा हस्तक्षेप किया है। जी, ये मामला सीआरपीसी की धारा 156(3) के इस्तेमाल से जुड़ा है। हाँ, ये वो प्रावधान है जिसके तहत अगर पुलिस आपकी एफआईआर ना लिखे तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अदालत ने इसके रूटीन इस्तेमाल की आलोचना की है। क्यों? क्या वो लोगों के इस अधिकार को कम कर रहे हैं? कम नहीं, बल्कि उसे तर्कसंगत बना रही हैं। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को मशीन की तरह एफआईआर का आदेश नहीं देना चाहिए। उन्हें ये तभी करना चाहिए जब मामले में पुलिस जांच की वाकई जरूरत हो। जैसे सबूत इकट्ठा करना हो या किसी को गिरफ्तार करना हो। सही कहा। अगर मामला सिर्फ दस्तावेजों पर आधारित है तो नागरिक सीधे शिकायत का मामला भी दर्ज करा सकता है। ये पुलिस के संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश है। ठीक है, तो ये नागरिक और पुलिस की बात हुई। अब दूसरे विषय पर आते हैं, जब न्याय प्रणाली खुद अपने अंतर झांकती है। और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से, दहेज मृत्यु। करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु के एक मामले में सजा को पलट दिया, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने एक बहुत गंभीर टिप्पणी की। क्या? उन्होंने कहा कि निचली अदालतें इस कानून को लागू करने में बार बार एक ही गलती कर रही हैं। और वो गलती क्या है? क्या ये कहना सही होगा कि जजों को कानून की समझ नहीं है या कोई और बात है? नहीं, ये समझ का मामला नहीं है, ये कानून की एक खास शर्त को नजरअंदाज करने का मामला है। कानून कहता है कि ये साबित करना होगा कि महिला के साथ दहेज के लिए क्रूरता उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुई थी। अच्छा, ठीक पहले वाला तत्व। हाँ, अदालत ने पाया कि निचली अदालतें अक्सर इस हिस्से को बहुत ढीले ढाले तरीके से लेती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्यों की न्यायिक अकादमियों को इस पर ध्यान देना होगा और जजों को बेहतर ट्रेनिंग देनी होगी। मतलब ये एक तरह का सिस्टम के लिए वेकअप कॉल है। बिल्कुल, एक तरह का आत्ममंथन। और इसी से जुड़ा है महावीर बनाम हरियाणा राज्य का मामला, जो सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर है। हाँ, इस पर तो कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी।
उन्होंने साफ कहा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ योग्यता पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक पसंद या भाई भतीजावाद से। तो इसका असर कितना गहरा हो सकता है? सोचिए, अगर सरकारी वकील की वफादारी कानून के बजाय किसी राजनीतिक दल के प्रति हो, तो आम नागरिक के लिए न्याय की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद पर हमला है। सही बात है। और इसी सिस्टम की एक और बड़ी समस्या है मुकदमों का बोझ। लोक प्रहरी मामले में अदालत ने इसका एक समाधान सुझाया है। जी, संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत एडहॉक यानी अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये जो रिटायर्ड जज होते हैं? हाँ, पहले शर्त थी कि 20% से ज्यादा पद खाली होने पर ही ऐसा हो सकता है। अब अदालत ने उस शर्त को हटा दिया है। तो अब प्रक्रिया ज्यादा लचीली हो गई है? बिल्कुल, ये एक व्यावहारिक कदम है। ये मानना है कि समस्या गंभीर है और हमें उससे निपटने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा। और जजों की बात करें तो अखिल भारतीय न्यायिक संघ मामले में अदालत ने जिला स्तर के जजों की सेवा शर्तों पर भी ध्यान दिया है। जी, उन्होंने सभी उच्च न्यायालयों से आग्रह किया है कि वे जिला जजों की सर्विस कंडीशंस के लिए समितियां बनाएं। ये थोड़ा प्रशासनिक मामला लगता है, इसका क्या महत्व है? इसका सीधा संबंध न्यायिक स्वतंत्रता से है। अगर जज खुद अपनी सैलरी और सर्विस से जुड़ी शिकायतों में उलझे रहेंगे, तो ये उनके काम करने की क्षमता पर असर डालेगा। ये बात मुझे हमारे तीसरे विषय पर लाती है, सबके लिए समान अधिकार, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और शुरुआत करते हैं घरेलू कामगारों से। अजय मल्लिक बनाम उत्तराखंड राज्य। ये एक बहुत बड़ा कदम है। देश में करोड़ों घरेलू कामगार हैं, लेकिन उनके लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। तो ये एक तरह से अदृश्य श्रम को दृश्यता देना है। बिल्कुल। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस बारे में एक व्यापक कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करे। ये श्रम की गरिमा को मान्यता देने जैसा है। और गरिमा की बात चली है तो राजीव कलिता का मामला भी जहन में आता है। अदालतों में शौचालय की सुविधा सुनने में बहुत छोटी बात लगती है। छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में महिलाओं, विकलांगों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उचित शौचालय बनाने का निर्देश दिया। मतलब ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला नहीं है? नहीं, ये न्याय तक पहुंच का मामला है। अगर न्याय का मंदिर ही समावेशी नहीं है, तो लोग वहां जाने से हिचकिचाएंगे। ये न्याय तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी बाधा है। और समावेशन का यही विचार गुलशन कुमार बनाम IBPS मामले में भी दिखता है, जो विकलांग उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा देने से जुड़ा है। इस मामले में अदालत ने एक बहुत प्रगतिशील रुख अपनाया। यहाँ बेंचमार्क विकलांगता का जिक्र आया था, मतलब 40% या उससे ज्यादा। और इस केस में उम्मीदवार को राइटर्स क्रैम्प था, जो इस 40% की सीमा में नहीं आता था। सही, लेकिन अदालत ने कहा कि हमें एक श्रेणी आधारित कठोर नजरिए से हटकर एक फंक्शनल नजरिया अपनाना होगा। सवाल ये नहीं है कि आपकी विकलांगता का प्रतिशत क्या है। सवाल ये है कि क्या आपको अपना काम करने में बाधा आ रही है, और अगर आ रही है तो आपको समान अवसर देने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब हम अपने आखिरी और चौथे विषय पर आते हैं, जहां अदालत ने कानून के कुछ बड़े सिद्धांतों की नई व्याख्या की है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दे से, शिक्षा में आरक्षण। तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल। ये फैसला PG मेडिकल कोर्स में निवास आधारित यानी डोमिसाइल आरक्षण से जुड़ा था। अदालत ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। और उन्होंने वो बहुत मजबूत बात कही, सभी भारतीयों का केवल एक डोमिसाइल है, भारत का डोमिसाइल। बिल्कुल, ये फैसला सिर्फ मेडिकल सीटों के बारे में नहीं है। अदालत कह रही है कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, तो प्राथमिक विचार योग्यता होना चाहिए, न कि आपका जन्मस्थान। और शिक्षा से अब रोजगार पर आते हैं। श्रीपाल बनाम नगर निगम गाजियाबाद का मामला, ये उन लोगों के लिए है जो सालों तक अस्थायी अनुबंध पर काम करते हैं। इस मामले में अदालत ने स्थायी प्रकृति के काम के लिए डेली वेज पर कर्मचारी रखने की प्रथा की कड़ी आलोचना की। यहाँ उमा देवी मामले का जिक्र आया। हाँ, जो बैकडोर भर्तियों को नियमित करने के खिलाफ था। सही, लेकिन कई सरकारी विभाग उमा देवी फैसले का इस्तेमाल शोषण को सही ठहराने के लिए करते रहे हैं, और इसी पर अदालत ने साफ किया कि उमा देवी का फैसला शोषणकारी नियुक्तियों को सही ठहराने के लिए एक ढाल नहीं बन सकता। तो ये एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। हाँ, ये अनियमित भर्ती और राज्य द्वारा एक
शोषक नियोक्ता के रूप में काम करने के बीच एक साफ रेखा खींचता है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो कई परिवारों को सीधे प्रभावित करता है, विवाह और गुजारा भत्ता। सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर का मामला। इस मामले ने एक बहुत बड़े कानूनी सवाल का जवाब दिया। क्या एक ऐसी शादी में गुजारा भत्ता मिल सकता है जिसे अदालत ने अमान्य यानी वॉइड घोषित कर दिया हो? पहले इसका जवाब नहीं था, है ना? बिल्कुल, लेकिन इस फैसले ने स्थिति बदल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी गुजारा भत्ता तब भी दिया जा सकता है। अदालत सिर्फ कानूनी वैधता के बजाय रिश्ते की असलियत को देखेगी। ये आर्थिक रूप से कमजोर पक्षकार की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय कदम है। और अंत में आर्बिट्रेशन का मामला, माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी। आर्बिट्रेशन को विवाद सुलझाने का एक तेज तरीका माना जाता है, लेकिन इसके फैसले को चुनौती देने की समय सीमा बहुत सख्त होती है। यहां दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने खुद कानून नहीं बदला। नहीं, और यही इस फैसले को खास बनाता है। अदालत ने सीधे संसद से इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक संवाद है। तो इन सब का क्या मतलब है? पुलिस प्रक्रिया से लेकर श्रमिकों के अधिकारों तक ये फैसले हमारे जीवन के हर पहलू को छूते हैं। अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो कुछ मुख्य विषय उभर कर आते हैं। पहला, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर जोर। दूसरा, समावेशिता और गरिमा के लिए एक मजबूत प्रयास। और तीसरा, न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक आत्मचिंतनशील दृष्टिकोण। आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि अदालत ने सरकार को घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया और संसद से मध्यस्थता अपील पर कानून को ठीक करने का आग्रह किया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक न्यायपूर्ण समाज को आकार देने में न्यायिक हस्तक्षेप और विधायिक कार्रवाई के बीच आदर्श संतुलन क्या है? अदालत को कब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और कब उसे ये मानकर पीछे हट जाना चाहिए कि ये काम चुनी हुई सरकार और संसद का है? इस महीन रेखा को कौन और कैसे तय करेगा?